हेलो बच्चों। देखो बेटा, हमने लास्ट क्लास में हम डिस्पर्जन टॉपिक तक पहुंच गए थे। तो एक बार हम डिस्पर्जन से रिवाइज करेंगे और फिर जो हमारे अगले टॉपिक हैं इसी की कंटिन्यूटी में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, प्रिज्म दिखाया हुआ है, वाइट लाइट पास हो रही है और वाइट लाइट जैसे ही प्रिज्म से रिफ्रैक्ट आउट होती है तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो रही है। तो इस 7 कलर में स्प्लिट होने को हम डिस्पर्जन कहते हैं। और स्पेक्ट्रम क्या होता है? जो ये कलर्ड बैंड है जिस भी स्क्रीन पे आएगा, जैसे मान लो वॉल पे ले रहे हो आप, तो वॉल स्क्रीन हो गई, तो वो जो 7 कलर मिलेंगे उसे हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन बन सकती है? यहाँ पे पहली पहली डेफिनेशन बनती है व्हाट इज डिस्पर्जन। दूसरा क्वेश्चन बनता है व्हाट इज स्पेक्ट्रम। तो डिस्पर्जन है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर is called dispersion, and the colored band obtained on screen is called spectrum. अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि इसका शॉर्टकट क्या है। तो शॉर्टकट तो हमने पढ़ लिया था, विबग्योर। शॉर्टकट हमें याद है, विबग्योर। अब इसमें कौन सा कलर कम बैंड होता है और कौन सा कलर ज्यादा बैंड होता है ये भी हमें पता है। ये डायग्राम देख के ही आइडिया लग गया कि वॉयलेट कलर की बैंडिंग मैक्सिमम है और रेड कलर की बैंडिंग लीस्ट है ना, डेविएशन या बैंडिंग आप बोल सकते हैं। अब हम इसी की डेफिनेशंस को देख लेते हैं। सो देखिए यहाँ से, dispersion of white light by prism, glass prism, or simply you can say prism. The phenomena of, या सीधा ही बोलिए, splitting of white light into 7 colors, 7 constituent colors when it passes through a glass prism is called dispersion of white light. इसका मतलब ये हुआ कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर की बनी होती है। तो हमें डिस्पर्जन की डेफिनेशन पता चल गई। क्या है डिस्पर्जन? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स सिंपली व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म। अब इसका शॉर्टकट क्या था हमारा याद रखने का? विबग्योर। ये भी हमें पता चल गया। द बैंड ऑफ 7 कलर्स कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो जो हमें 7 कलर का बैंड मिलता है ऑन अ स्क्रीन, दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ स्पेक्ट्रम। द डिफरेंट component color of light bands at different angle with respect to incident angle. तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जब हम प्रिज्म पढ़ रहे थे कि जब ये इंसिडेंट लाइट जाती है और रिफ्रैक्ट और एमरजेंट, फाइनली एमरजेंट रे बनती है, तो जब हम इन रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो ये इंसिडेंट रेस के साथ यहाँ पे जो मिल रही है ये एंगल ऑफ डेविएशन जिसे मैंने बनाया, ये एंगल ऑफ डेविएशन यानी एंगल ऑफ बेंडिंग। तो रेड की बेंडिंग कम है, वॉयलेट की बेंडिंग ज्यादा है, इसकी बात हो रही है। अब आप देखिए यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है मैंने। क्वेश्चन है ये, आपको यहाँ पे देखो दिख रहा है, क्वेश्चन है और ये है हमारा सॉल्यूशन। इसे समझते हैं। क्वेश्चन है, व्हाई डू वी गेट दीज कलर्स? कि जब ये स्प्लिटिंग होती है तो हमें ये कलर क्यों मिलते हैं? हमें व्हाइट लाइट ही क्यों नहीं मिलती, हमें कलरफुल लाइट क्यों मिलती है? दिस इज इंटरेस्टिंग टू लर्न। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आप इसको समझिए जरा, मैं इसे अंडरलाइन कर दूं। व्हाई डू वी गेट दीज कलर्स? अब देखो इसका आंसर क्या है, समझना जरा ध्यान से, समझाता हूं। देखो क्या होता है जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना ध्यान से। देखो ये मान लो एक प्रिज्म है। जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो उसकी रिफ्रैक्शन हो जाती है। अब रिफ्रैक्शन के साथ क्या होता है? स्पीड भी कम होती है। क्या हुआ? जब एक मीडियम से, यहाँ पे एयर है, ये एयर है, ये ग्लास है, प्रिज्म इज अ ग्लास, तो रेयरर से डेंसर मीडियम में गई, तो डेंसर मीडियम में गई तो स्पीड कम हो गई। अब जो व्हाइट लाइट है इसके कंपोनेंट्स की स्पीड भी अलग अलग हो जाती है और एंगल, जो बेंडिंग एंगल है वो भी अलग अलग होता है। देखो जब आप रिफ्रैक्शन होता है तो ऐसे गया ये, तो बेंडिंग एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन भी अलग अलग हो जाता है। जैसे इसमें 7 कलर है ना, तो हर कलर का एंगल अलग अलग है। तो हर कलर का अगर एंगल अलग अलग है तो जिसका एंगल कम है वो अलग डायरेक्शन में चला जाएगा, जिसका एंगल थोड़ा ज्यादा है वो और अलग डायरेक्शन में, जिसका और ज्यादा है वो और। जैसे रेड का एंगल ऑफ डेविएशन कम है, स्पीड कम होने के बाद उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम है तो वो सबसे ऊपर की तरफ है। फिर जिसकी बैंडिंग ज्यादा है वो नीचे की तरफ, तीसरा अलग की तरफ। तो होता क्या है कि जो हमारे लाइट के डिफरेंट कलर हैं वो दोबारा कंबाइन ही नहीं हो पाते। अगर ये दोबारा कंबाइन हो जाए तो फिर से व्हाइट कलर बन जाएगा।
बट एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग होने के कारण, ये जो मैंने डेल्टा बनाया इसको मैं डी बना देता हूं, ये जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग होने के कारण हर कलर का एंगल ऑफ डेविएशन मतलब एंगल ऑफ बेंडिंग अलग अलग है इस पॉइंट से। तो एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग होने से अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। देखो दे आर गोइंग इनटू डिफरेंट डायरेक्शन। तो अगर ये डिफरेंट डायरेक्शन में चले गए, इफ दे आर गोइंग इनटू डिफरेंट डायरेक्शन, तो डिफरेंट डायरेक्शन में गए तो वो कभी कंबाइन ही नहीं होंगे, एक राइट में जाएगा एक इधर जाएगा, अलग अलग एंगल पे जा रहे हैं तो कंबाइन ही नहीं होने वाले। तो कंबाइन नहीं होंगे तो हमें डिफरेंट कलर मिल जाते हैं। अब देखो आंसर, बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। देखो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बैंड थ्रू डिफरेंट एंगल, ये मेन आंसर है। जैसा मैंने आपको समझाया अभी डायग्राम बना के, क्या बताया कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो जो हमारे डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बैंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स, जो हमारे कलर ऑफ लाइट है दे बैंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे, मतलब ये वाली लाइन, ये वाली, ये जो मैंने बताया है ना, ये इतना पोर्शन जो मैं बता रहा हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी कर दिया येलो से, आप इसे समझिए। तो अलग अलग एंगल पे गए। एज दे पास थ्रू द प्रिज्म रेड लाइट बैंड्स द लीस्ट, तो ये तो हमें पता ही है, जो रेड लाइट है लीस्ट है, और जो है हमारा वॉयलेट है मोस्ट। Thus, rays of each color emerge along different path, ये देखो different path मैंने लिखा ना, different directions यानी different path। अब अगर अलग अलग पाथ में गए तो वो कंबाइन ही नहीं होंगे, हेंस दस बिकम डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब में क्लियरली अलग अलग दिखते हैं। एंड इट इज द बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर दैट वी सी इन अ स्पेक्ट्रम। तो अगर मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ गया कि बताइए कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो वो 7 कलर में क्यों टूटती है, तो आप बेसिक्स आंसर दो कि जब व्हाइट लाइट एयर से प्रिज्म में एंटर करती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। स्पीड कम होने के कारण अलग अलग एंगल का, अलग अलग कलर का अलग अलग एंगल ऑफ बेंडिंग है। तो अलग अलग एंगल ऑफ बेंडिंग होने के कारण उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। डायरेक्शन चेंज होने के कारण वो 7 कलर में हमें नजर आते हैं। अगर ये फिर से कंबाइन हो जाए तो ये फिर से व्हाइट लाइट बन जाएगी। देखो तो यहां से हमें ये पता चला कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर की है। तो अब अगर कोई टीचर आपसे पूछ ले या पेपर में पूछ लिया जाए कि व्हाई डू वी गेट 7 कलर्स ड्यूरिंग द डिस्पर्जन, तो आप आंसर में ये डायग्राम बनाइए रफ सी, और इस तरह से लिखिए कि व्हेन व्हाइट लाइट passes through glass prism, speed of light changes due to change in medium, and different colors have different angle of deviation. Due to that, they different colors bend in different directions and hence they split into 7 color। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है यही है बेसिक रीजन। चलो ओके प्रभजोत बेटा आप बताइए why we get 7 color during dispersion। Different colors of light bend through different angles हम्म at the incident ray. हम्म So when they pass through prism, they go into different directions. ओके वेट वेट। तो देखो एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए, अपना दिमाग लगा के आंसर लिखिए, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा आप इसी को देख के बोलें। मैं चाहता हूँ मैंने समझा दिया तो आप अपना लॉजिक लगा के बोलें, आप बस इस डायग्राम को देखें और आंसर बोलें। तो देखिए बेटा कैसे बोलेंगे। व्हेन व्हाइट लाइट passes through the prism, speed of light changes. As a result, speed of light changes and angle of bending for different color is different, hence they go in different direction and split into 7 color। तो देखो ये चीज है अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो चीजें समझाई है ना उस हिसाब से बोलिए। देखिए एक बार मैं फिर बताता हूँ समझिए। when white light passes through a prism, the speed of light changes and different colors show different angle of bending, different angle of bending and goes in different direction, hence we see 7 color or we see splitting। तो बेटा हमेशा याद रखना वही बच्चा आगे बढ़ता है जो आंसर समझने के बाद खुद बना ले। तो यहां से आपने आंसर चोरी नहीं करना, जैसा मैं समझा रहा हूं वैसा आप बोलिए। क्या चलिए तो अब हमने ये याद कर लिया कि वाई डू वी गेट 7 colors ऑन डिस्पर्जन, अब ये हमें याद हो गया। अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था। अब इसको समझिए। हमने अभी पढ़ा कि जब व्हाइट लाइट
प्रिज्म से पास होती है तो 7 कलर में टूट जाती है। अब न्यूटन ने क्या किया, एक प्रिज्म और रख लिया पास में, तो उसने सोचा कि हो सकता है और टूट जाए, बट इसका उल्टा हुआ। क्या हुआ कि पहले प्रिज्म से लाइट पास हुई तो 7 कलर में टूट गई, फिर दूसरे प्रिज्म में जब वो पास हुई ना तो वो कंबाइन होके व्हाइट बन गई वापस, यानी पहला प्रिज्म तोड़ता है, दूसरा प्रिज्म जोड़ देता है। तो यहां से ये पता चल गया कि व्हाइट लाइट 7 कलर्स की ही बनी है। तो कैसे पता चला व्हाइट लाइट 7 कलर की बनी है? पहला प्रिज्म रखा, व्हाइट लाइट 7 कलर में टूट गई। दूसरा रखा तो आइडिया ये था कि और टूटनी चाहिए, बट टूटी नहीं, वो कंबाइन हो गई। यानी एक प्रिज्म तोड़ रहा है तो दूसरा उसको कंबाइन कर रहा है, उल्टा इफेक्ट आ जाता है, तो व्हाइट लाइट बन गई। तो इसीलिए व्हाइट लाइट को बोलते हैं कि व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। तो देखो, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, हेडिंग का नाम है रिकॉम्बिनेशन, यानी एक प्रिज्म ने तोड़ा, दूसरे ने कंबाइन कर दिया, मिक्स कर दिया। Newton found that when an inverted prism is placed in the path of dispersed light मतलब splitting हो गई, then after passing through the prism they recombine to form white light. This confirms that white light consists of 7 colors. इसको कॉपी में नोट करने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। याद रखिए कि एक प्रिज्म तोड़ता है, दूसरा जोड़ देता है, तो यहाँ से ये पता चल गया कि व्हाइट लाइट में 7 कलर ही होते हैं। बस ये कंफर्म करता है एक्सपेरिमेंट, तो इसको कॉपी में करने की जरूरत नहीं है, बट मन करे तो यू कैन नोट इट डाउन। अब हम चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे। अब हमने पढ़ लिया कि भाई व्हाइट लाइट 7 कलर में टूटती है, प्रिज्म से पास करो। अब हमने रेनबो भी तो देखी है, तो रेनबो भी तो वैसा ही इफेक्ट है, रेनबो भी कुछ वैसा ही तो है, नेचुरल स्पेक्ट्रम है वो व्हाइट लाइट का। अब यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं समझाऊंगा और अभी आप लोगों को याद करवाऊंगा। अब आप इसे समझिए कि रेनबो कैसे बनती है। रेनबो इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन नेचर, मतलब ये नेचुरल डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट है हमारा रेनबो। It is formed due to dispersion of sunlight by tiny water droplets present in atmosphere. अच्छा, मैं यहाँ से ना कोई थ्योरी नहीं पढ़ता हूँ, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि रेनबो कैसे बनती है। जरा समझिए, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं इस तरह से, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है और ये हमारा एटमॉस्फेयर है। मैंने यहाँ पे भी डायग्राम बनाई हुई है, समझना जरा ध्यान से। ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टूडेंट खड़ा है, स्काई की तरफ देख रहा है ना। ऐसे सपोज कर लेते हैं स्काई की तरफ देख रहा है। अब क्या होता है, बारिश हुई, ऐसे हम कंडीशन ले लेते हैं, बारिश हुई, बारिश बंद हो गई, बारिश होने के बाद और धूप निकल गई। बारिश हुई, बारिश होने के बाद बारिश बंद हो गई और क्या निकल गया, सन निकल गया। अब क्या होगा, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये जो मैंने लेयर्स बनाई है ना, ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर, समझना ध्यान से। अब बारिश होने के बाद हमारे एटमॉस्फेयर में ना मॉइस्चर आ जाता है, ये ऐसे ऐसे मैंने गोल गोल से बना दिए। मॉइस्चर मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स बना दिए। अब जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, इसको अगर मैं बड़ा कर दूं, ये वाटर ड्रॉपलेट गोल होता है ना, अगर मैं इसको बड़ा कर दूं तो ये इस तरह से दिखेगा। देखो, रेन ड्रॉप लिखा मैंने यहाँ, रेन ड्रॉप। मैं इसे क्या करता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, ये इस पोर्शन को, ये इस पोर्शन को। तो बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट होंगे, तो मैं बहुत सारे में से एक वाटर ड्रॉपलेट या एक रेन ड्रॉप को यहाँ पे बना देता हूँ। अब क्या हुआ, अब सन निकला। जैसे ही सन निकला तो सन की लाइट आई एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में आएगी तो वो इन वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर एंटर कर जाएगी। ये जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट ए, देखो यहाँ पे, एट ए पॉइंट रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन टेक प्लेस। जो पहला पॉइंट है वहां पे रिफ्रैक्शन, यानी अंदर होएगी रिफ्रैक्शन। दूसरे पॉइंट पे क्या हुआ कि ये रे यहां से टकरा के बाहर नहीं गई, ये अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गई। यानी जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे हमारी हो गई इंटरनल रिफ्लेक्शन। बी पॉइंट पे क्या हो रहा है हमारा, अगर हम इसे देखें तो बी पॉइंट पे हो रहा है इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आ जाओ सी पॉइंट पे। अब सी पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये दोबारा से बाहर निकल गई, ये रे दोबारा से बाहर निकल गई और यहाँ पे बंदा खड़ा है जो ऊपर देख रहा है स्काई की तरफ। एट सी पॉइंट रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन टेक प्लेस, और ये लाइट उसकी आंखों से टकराएगी, ठीक है। तो इसी को हम कह देते हैं अपना रेनबो, और उसको एक ब्यूटीफुल रेनबो दिखेगी। देखो क्या हुआ, ये सन रेज एंटर करेंगी इन सारी वाटर ड्रॉपलेट्स में, ये सन रेज एंटर करेंगी इन सारी वाटर ड्रॉपलेट्स में, बहुत सारी सन रेज आती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में एंटर करेंगी। एंटर करने के बाद रिफ्रैक्ट आउट होएंगी और
वो एंटर करने के बाद रिफ्रैक्ट आउट होंगी। रिफ्रैक्ट आउट होने के बाद यहाँ पे तो इतने अच्छे समझ में नहीं आएगा, हमारी आंखों पे टकराएंगे और इस पर्सन को ऊपर रेनबो दिखेगी। तो अब अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भाई एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, तो आपने क्या करना है, आपने ये कोई डायग्राम नहीं बनानी, आपने सिर्फ ये वाली डायग्राम बनानी है और जो मैं बोल रहा हूं वो लिखना है। वो यहाँ लिखा हुआ है, आपने क्या लिखना है, आफ्टर रेन, सुनते जाओ ध्यान से क्या लिखना है बेटा, आफ्टर रेन शावर या रेन आर एटमॉस्फेयर कंटेन वाटर ड्रॉपलेट्स और रेन ड्रॉपलेट्स। यहाँ पे मैं एरो डाल के लिख देता हूं कि आफ्टर रेन आर एटमॉस्फेयर कंटेन, ये ऐसे डाल दिया, वाटर ड्रॉपलेट्स और रेन ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉप्स ड्रॉपलेट्स और रेन ड्रॉपलेट्स। ठीक है, वाटर ड्रॉप और रेन ड्रॉप ऐसे कर लो। दिस ड्रॉप एक्ट लाइक अ टाइनी प्रिज्म, तो बहुत सारे टाइनी प्रिज्म है और ये बहुत सारे टाइनी प्रिज्म कंबाइन होकर ना एक बड़े प्रिज्म का इफेक्ट देते हैं, है ना। दे एक्ट एज अ टाइनी प्रिज्म व्हेन व्हाइट लाइट एंटर दीज ड्रॉपलेट्स एट पॉइंट ए, ये डायग्राम में दिखा ना, एट पॉइंट ए दे अंडरगो रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन, मतलब रिफ्रैक्ट हुआ और 7 कलर में टूट गया यहीं पे। एट पॉइंट बी इंटरनली रिफ्लेक्ट, मतलब बाहर नहीं हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया। एट पॉइंट सी कम्स आउट, रिफ्रैक्ट आउट एंड स्ट्राइक्स आवर आई, हमारी आंखों से टकराएगी और हमें स्काई में क्या दिखेगी, ब्यूटीफुल रेनबो। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे लिखेंगे आंसर, यहां से मैं कुछ नहीं पढ़ के बता रहा हूं, मैं आपको एकदम इजी तरीके से सारा कुछ बता रहा हूं। और रेनबो देखने का तरीका है कि आपकी पीठ सन की तरफ होनी चाहिए, जैसे ये बच्चा खड़ा है ना, तो ये इधर की तरफ, ये सन है, ये सन है, तो ये इधर खड़ा है, तो इसको रेनबो यहाँ दिखेगी, यहाँ इस साइड पे रेनबो दिखेगी। तो जो रेनबो है, रेनबो को देखने की कंडीशन है कि उस तरफ हमारी सन की तरफ हमारी पीठ होनी चाहिए, तभी दिखेगी हमें रेनबो। तो देखो मैं यहाँ पे ये बच्चा बना देता हूँ, यहाँ पे ये बच्चा मैंने बनाया, तो इसको रेनबो यहाँ दिखेगी, यहाँ ही वुड बी एबल टू सी रेनबो एट दिस साइड, ये बैक साइड पे इसकी सन होनी चाहिए तभी दिखती है। फाउंटेन में भी ऐसा ही आप अगर करेंगे तो आ जाएगा। तो ये डायग्राम बनानी ही नहीं है, आपने डायग्राम सिर्फ और सिर्फ ये वाली बनानी है। अब आप फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। अब आंसर क्या लिखेंगे, मैं यहां से कुछ नहीं पढ़ रहा हूं, मैं आपको अपनी तरफ से आंसर बता रहा हूं, सुनिए। आफ्टर रेन, देखो बहुत ही आसान है, आफ्टर रेन आर एटमॉस्फेयर कंटेन वाटर ड्रॉपलेट्स, ये डायग्राम नहीं बनानी, डायग्राम सिर्फ ये बनानी है, लिखने में ऐसा लिखना है, आफ्टर रेन आर एटमॉस्फेयर कंटेन वाटर ड्रॉपलेट्स, these droplets act like tiny prism or small prism, these act like a small prism, देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है। now when sunlight rays enter the atmosphere at point A, at point A they undergo refraction and dispersion, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लिखे तो नंबर नहीं है। at point A undergo refraction and dispersion and at point B undergo internal reflection, यानी वापस बाउंस बैक हो गया, यहाँ पे यहाँ रिफ्रैक्शन, यहाँ बाउंस बैक, यहाँ फिर रिफ्रैक्शन, और यहाँ बंदा खड़ा है जिसको स्काई में इमेज दिख रही है। एट पॉइंट सी अंडरगो रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन टेक प्लेस एंड वी सी एंड दिस लाइट स्ट्राइक्स आवर आई एंड वी सी ब्यूटीफुल रेनबो इन द स्काई। चलो एक बार फिर से मेरे साथ साथ बोलना, याद हो जाएगा। मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया, explain the formation of rainbow, so how do we write, after rain our atmosphere contain water droplets, water droplets act like small prism when white light या sunlight enters our atmosphere at point A, मतलब enters these droplets at point A, refraction and dispersion take place and at point B bouncing back take place, इसे कहते हैं internal reflection, and at point C refraction and dispersion take place and this light comes to our eye and we see beautiful rainbow in the sky. चलो अवनीत, now explain the Uh, formation of rainbow in the sky. Yes, बोलो। After rain shower, our atmosphere contain rain droplets. These droplets acts like a tiny prism. हम्म When white light enter these droplets at point A, refraction and dispersion of white light takes place.
At point B, internal reflection takes place. At point C, refraction and dispersion of light takes place and strikes our eye, and we see a beautiful rainbow in the sky. वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, याद हो गया आपको, वेरी नाइस। तो बच्चों बहुत अच्छी मेहनत की आप लोगों ने, इसको याद कर लिया। तो ऐसे ही सभी बच्चे याद करें, तो मैं सबसे सुन नहीं सकता, तो सभी बच्चे ऐसे ही याद करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है, बस ये 3 चीजें याद रखो बस। और याद रखो कि जो वाटर ड्रॉप है वो स्मॉल प्रिज्म एक्ट करते हैं, बस जी इतना ही। बाकी कहानी बना देनी है, डायग्राम को देख के स्टोरी बना दो, दैट्स इट। आगे चलते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब देखो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन समझाने के लिए मुझे आपको कुछ वर्ड्स सिखाने हैं। एक तो मुझे सिखाना है डेंसिटी के बारे में, एटमॉस्फेयर की एक होराइजन है ना। तो अब समझो जरा क्या होता है। जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ है ना। इस अर्थ को मैंने यहाँ बना लिया, ये अर्थ है। अर्थ की सरफेस से टच करके जाती हुई एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। मैथ्स में टेंजेंट ही कहते हैं ना, कि एक सर्कल के सरफेस को टच करती हुई कोई रे जाए, सीधी टेंजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हम साइंस में से बोलेंगे होराइजन। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं साइंस में? होराइजन। होराइजन, Horizon. हाँ होराइजन कहते हैं, याद रखना। अब देखो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होती क्या है, पहले मैं ये बताता हूँ। देखो, जो जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये एटमॉस्फेयर की लेयर है। तो आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे ऊपर जाओगे ऊपर जाओगे, तो यहाँ पे डेंसिटी एयर की ज्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी कम है, यहाँ पे और कम है, और ऊपर जाओगे और कम, वैक्यूम, वैक्यूम बच जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की एक जैसी नहीं है, कम ज्यादा है, कम ज्यादा है, कम ज्यादा है। तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन हो जाएगी। तो जब रिफ्रैक्शन होगी लाइट की, तो उसी को हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन हो जाएगी बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर, मतलब डिफरेंट डेंसिटी ऑफ एयर लेयर। अब आप इस चीज को देखो, आपने कहाँ कहाँ ऑब्जर्व किया है, जरा मुझे बताना। देखो, जब आपने देखा है, मान लीजिए ये तंदूर है, मान लेते हैं, मेरी डायग्राम थोड़ी अच्छी है, हंसना नहीं। मान लेते हैं ये तंदूर है। तंदूर पता है ना आपको क्या होता है, जिसमें वो रोटियां पकाते हैं या सब्जी सुब्जी गर्म करते हैं, आपने Yes, देखा होगा sir. होटल में, ये तंदूर है। तो आपने देखा होगा तंदूर में से ऐसे भाप निकलती है, देखा आपने ऐसे भाप निकलते हुए, देखा है? Yes, sir. अच्छा, उसके Yes, पीछे, sir. उसके पीछे वाली वॉल, तंदूर के पीछे अगर वॉल है ना, तो वॉल हिलती हुई दिखती है, शेक करती हुई दिखती है। कभी ध्यान दिया है? शेकिंग भी, Yes, फ्लिकरिंग sir. करती है, Yes, फ्लिकरिंग। sir. अब आपने कभी ये सोचा कि ये फ्लिकरिंग क्यों कर रही है, क्यों इसकी वॉल फ्लिकर करती है, फ्लिकरिंग क्यों करती है, फ्लिकरिंग Sir, क्यों करती है? वेपर्स की वजह क्यों? से क्योंकि क्या होता है कि ये जो हमें वेपर्स है ना, हाँ दिखती सुनो ध्यान से, ये वेपर्स होते हैं हॉट, ठीक है। तो हॉट होने के कारण इनकी डेंसिटी कम हो जाती है। और जो पीछे वाली एयर है, देखो ये आगे वाली एयर है, ये हॉट एयर है। और जो इसके पीछे वॉल वाली एयर है, ये वॉल वाली जो एयर है, ये होती है कोल्ड। ये एयर क्या होती है? कोल्ड। तो जो कोल्ड एयर होती है इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और हॉट एयर की डेंसिटी कम होती है, तो हो गया रिफ्रैक्शन। यानी जो लाइट है वो रेयरर से डेंसर में जा रही होती है उस टाइम जब आप देखते हो। देखो, आप तंदूर के आगे खड़े हो, तो सिर्फ तंदूर के पास ही हॉट एयर है ना, तंदूर से दूर जो खड़ा है, जैसे वॉल है, वॉल तो दूर है ना तंदूर से, तो वो वहां तो कोल्ड एयर है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो जब आप देखते हो तो लाइट जो है इस हॉट एयर से कोल्ड एयर की तरफ जाती है और बैंड हो जाती है। तो हमारी आंख बैंडिंग नहीं दिख सकती, इसलिए हमें वो वॉल फ्लिकर करती हुई नजर आती है, हिलती हुई, वेव करती हुई, हिलती हुई। गॉट इट? गॉट इट? गॉट इट? Yes, sir. इसी कंसेप्ट को क्या Yes, कहते sir. हैं? इसी कंसेप्ट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देखो यहाँ पे, Refraction. Atmospheric एटमॉस्फेरिक reflection. Atmospheric reflection. दिस कंसेप्ट Atmospheric इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलो एक बार दोबारा बताता हूँ ताकि आप अपने डेली लाइफ से इसे रिलेट कर पाए। देखो क्या बताया है मैंने। मैंने एक तंदूर की एग्जांपल ली। मैंने बोला एक तंदूर है, तो तंदूर के ऊपर से भाप निकल रही होती है। जब हम इस भाप से पीछे की वॉल या पीछे का कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं इसके पीछे, तो हमें वो ना जनरली हिलता हुआ नजर आता है। तो हम कई बार सोचते हैं यार ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हिल रहा है। तो आज आपको इसका आंसर बता रहे हैं, इससे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। होता क्या है कि जो तंदूर की हवा होती है गर्म होती है, और जो पीछे वॉल है ये दूर है, वो वॉल की जो एयर है वो कोल्ड होती है। तो जब लाइट हॉट एयर से कोल्ड एयर में जाती है, तो रेयरर से डेंसर में एंटर कर गई, तो बैंड हो गई। तो हमारी आंख को बैंडिंग दिखती नहीं है, इसलिए वो हमें फ्लिकर करता हुआ नजर आता है। अब मेरा एक क्वेश्चन का जवाब दो। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, व्हाई स्टार्स ट्विंकल? अब मान लीजिए ये स्टार है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे स्टार है। देखो बड़ा आंसर है, इसी से रिलेटेड है। ये हम यहाँ पे खड़े हैं,
ये एटमॉस्फेयर है और ये स्टार है, मान लेते हैं दिस इज योर स्टार। अब मैंने यहाँ क्वेश्चन बना दिया कि वाई स्टार ट्विंकल, बिल्कुल इसी से मैचिंग आंसर है। देखो क्या आंसर आएगा, सुनना जरा ध्यान से। स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ। सुनना ध्यान से क्या बता रहा हूँ। जो स्टार है वो अर्थ से बहुत 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 दूर है। इतना दूर है कि वो हमें एक डॉट की तरह नजर आता है, डॉट की तरह ही नजर आता है ना। देखो ये छोटा साइज है, बहुत ही छोटा। जब ये लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ऐसा ही होगा ना कि डेंसिटी कम ज्यादा है, जैसे यहाँ पे हो रहा था। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये फ्लिकर करेगी, लाइट जो है ना हमें फ्लिकरिंग जैसी नजर आएगी। तो एक्चुअल में स्टार फ्लिकर नहीं करता, बट उसकी लाइट फ्लिकर कर रही है, हिल रही है, जिस कारण हमें क्या लगता है, स्टार क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ट्विंकलिंग। तो अगर पेपर में क्वेश्चन, Twinkle. अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भाई वाई स्टार ट्विंकल, तो आप आंसर बोलोगे कि जो स्टार है वो अर्थ से बहुत दूर है, बहुत दूर है, इतना दूर है कि वो एक डॉट की तरह लगता है। जब स्टार लाइट एंटर करेगी एटमॉस्फेयर में, स्टार लाइट क्या करेगी, एंटर करेगी, तो उसकी रिफ्रैक्शन हो जाएगी, मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो जाएगी। मल्टीपल रिफ्रैक्शन होने के कारण वो फ्लिकरिंग करती हुई नजर आएगी, मतलब कभी ब्राइट नजर आएगी और कभी डिम नजर आएगी। तो ये आंसर होएगा आपका किस चीज का, कि वाई स्टार ट्विंकल। चलो अवनीत आप ट्राई Twinkle. करो, देखें जरा क्या समझ में आए, क्योंकि अभी तो हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आपको एक रफ आइडिया दिया है। चलो अवनीत ट्राई, वाई स्टार्स ट्विंकल। Stars are very far away from the earth and we see them like dots. When the starlight enters the atmosphere, multiple reflection of the light takes place and we see that stars are twinkling. Multiple refraction take place and it appears as flickering, which is called twinkling effect, which is called twinkling effect. चलो अब हम आगे देख लेते हैं, ये आ गया। अब हेडिंग आ गया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होती है? The refraction of light caused by earth atmosphere having air layer of varying optical density। मतलब क्या है कि जो ये हमारी एयर की लेयर है ना, तो नीचे डेंसिटी ज्यादा होती है, ऊपर कम 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 और कम। तो ये कम होने का रिफ्रैक्शन बहुत बार हो जाता है। तो रिफ्रैक्शन होने से फ्लिकरिंग जैसा कुछ कंसेप्ट नजर आता है, जिसे हम ट्विंकलिंग कहते हैं। अब आ जाओ अपीयरेंस ऑफ स्टार पोजीशन। अब आप देखो जरा ध्यान से, अपीयरेंस ऑफ स्टार पोजीशन भी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो मान लो ये स्टार है ना, स्टार ही बनाया है मैंने, और आप यहाँ पे अर्थ पे खड़े हो, स्टार की तरफ देख रहे हो। लेटर से आप यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो और ऊपर देख रहे हो। तो जब हमारी स्टार लाइट एंटर करेगी एटमॉस्फेयर में, तो वो बेंड होके आएगी, ऐसे ऐसे बेंड होके आएगी हमारी आंखों तक। थोड़ा मैंने दूर बना दिया बच्चे को, मैं थोड़ा यहाँ पास बना देता हूँ, हमारी आंखों तक आएगी, बेंड होके आएगी। तो मैं इस रे डायग्राम को थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ। मैं एक्चुअल में स्टार यहाँ दिखा देता हूँ, ये स्टार है। और जब ये लाइट देगा तो ये लाइट इस तरह से एटमॉस्फेयर से बेंड होके आएगी, बेंड होके आएगी ना, बेंडिंग कर नहीं पा रहा हूँ, को बाद में बंदा बनाते हैं, पहले बेंडिंग दिखाते हैं। ये यहाँ से आई, ऐसे 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 बेंड होके आएगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो जाएगी ना, बेंड होके आएगी हमारी आंखों तक। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो आंख है ना, बेंडिंग नहीं देखती, हमारी आंख बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में देखती है, क्योंकि आर आई कांट सी बेंडिंग, आर आई सी इन स्ट्रेट डायरेक्शन। तो ये लाइट जो है ना, हमारी आंख यहाँ से पीछे की तरफ ले जाएगी, यानी सीधी डायरेक्शन में देखेगी, तो हमें स्टार यहाँ पे नजर आएगा। ये एक्चुअल पोजीशन है, ये स्टार की एक्चुअल पोजीशन है, दिस इज एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार। ये अपरेंट पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन नहीं है, यानी हमें स्टार एक्चुअल पोजीशन में दिखेगा नहीं। देखो जैसे हम स्विमिंग पूल में जाते हैं, तो स्विमिंग पूल का बेस तो गहरा होता है ना, बट हमें बेस उसका ना उठा हुआ नजर आता है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। वहां पे भी रिफ्रैक्शन हो रही है, एटमॉस्फेयर में भी ऐसा ही हो रहा है। स्टार की एक्चुअल पोजीशन कुछ और है, बट जब वो रेज आती है हमारे तक रिफ्रैक्शन करके, तो हमारी आंख बेंडिंग नहीं देखती, हमारी आंख तो सीधी डायरेक्शन में देखेगी, ये सीधी 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 डायरेक्शन। तो स्टार की पोजीशन से हमें ऊपर की तरफ दिखता है स्टार, स्टार की एक्चुअल पोजीशन से ऊपर की तरफ दिखता है, जिसे हम कहते हैं अपरेंट पोजीशन। इट्स नॉट अ एक्चुअल पोजीशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया यहाँ, आप इसे ध्यान रखिए। अब हम पढ़ते हैं, देखो अब समझ में आ जाएगा। अपीयरेंस ऑफ स्टार पोजीशन, तो स्टार एक्चुअल में यहाँ है, बट हमें यहाँ नजर आ रहा है। मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि रेज हमारे तक बैंड होके आती हैं, बट आर आई कांट सी बेंडिंग। तो हम इसको जब देखते हैं तो हमारी आंख इसको सीधी दिखा देती है। तो स्टार तो यहाँ पे है, बट हमें यहाँ पे नजर आता है। इट इज अगेन द रिफ्रैक्शन कंसेप्ट। लो अब पढ़ते हैं। It is due to atmospheric refraction of starlight
द टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कीप ऑन वेरिंग, मतलब जो हमारा ये एटमॉस्फेयर है इसकी डेंसिटी अलग अलग है, टेम्परेचर भी अलग अलग है। ओके, फिर क्या होता है, hence we have different medium, yes, okay, distant star act as a point source, ये मैंने बताया कि जो हमारा स्टार है ये बहुत दूर होता है, इतनी दूर होता है, डिस्टेंस मतलब दूर, बहुत दूर, इतनी दूर होता है कि ये हमें एक पॉइंट की तरह नजर आता है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। when the starlight enters the earth atmosphere, जैसे ही स्टारलाइट अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, इट अंडरगोज refraction continuously due to changing refractive index from rarer to denser and bends towards the normal। वो तो हमें पता ही है कि जब ये रे एंटर करेगी तो देखो बैंड होती जा रही है, बैंड होती जा रही है, बैंड होती जा रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, बट आवर आई कांट सी बेंडिंग, हमारी आंख तो सीधा ही देखती है, ऐसा तो नहीं कि हमारी आंख बैंड होके ऐसे देख लेगी, नहीं, सीधा ही देखती है। तो हमें स्टार की एक्चुअल पोजीशन ज्यादा थोड़ी दूरी पे दिखती है। ओके जी, ड्यू टू दिस अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन, द स्टार अपीयर्स हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। लो जी, ये थी हमारी कहानी। तो अब अगर पेपर में देखो, मैंने आपको ट्विंकलिंग वाला कंसेप्ट भी समझा दिया, अब अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई जो स्टार है उसकी हमें एक्चुअल पोजीशन दिखती है या अपरेंट पोजीशन दिखती है, तो इसका आंसर है भी हमें एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखती। अब रीजन है क्यों नहीं दिखती, तो बहुत ही सिंपल आंसर है कि व्हेन स्टारलाइट एंटर्स आवर एटमॉस्फेयर इट अंडरगो कंटीन्यूअस रिफ्रैक्शन ड्यू टू different densities of air or due to atmospheric refraction. Now our eye can't see bending, our eye see in straight direction, so star की जो पोजीशन है वो एक्चुअल पोजीशन से रेज्ड दिखता है, बस इतना ही लिखना है। तो आपको हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन कवर कर दिए कि वाई स्टार ट्विंकल, और दूसरा क्वेश्चन कर दिया कि क्या हमें एक्चुअल पोजीशन दिखती है स्टार की, तो इसका आंसर है नहीं, हमें एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखता है, अगर वो नीचे है तो हमें थोड़ा ऊपर की तरफ, देखो ये एक्चुअल है, हमें थोड़ा ऊपर की तरफ दिखता है। लो एक बार फिर से, स्टार्स एक्ट लाइक अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, दे आर, ऐसे बोलो, डिस्टेंट स्टार मतलब स्टार बहुत दूर है, अपीयर एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, when starlight enters earth atmosphere undergo refraction continuously, due to refraction it bends and our eye can't see bending, देखो यहां से मैंने ऐड कर दिया, our eye can't see bending, our eyes see in straight direction, hence it appears higher than the actual position। तो अब एक बार मैं इसे अपनी वर्डिंग में बना देता हूं, फिर उसको बाद में आपको याद कराता हूं, आज हम इतना ही करेंगे। तो देखो मेरी वर्डिंग में, स्टार्स आर वेरी फार अवे, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से, स्टार्स आर वेरी फार अवे, appear as a point source of light, when starlight enter the atmosphere undergoes refraction bracket में bending, our eye can't see bending, it see in straight direction, so its actual position is lower than the apparent position, its actual position is lower or the apparent position is higher than the actual position। हिंदी में एक बार सुन लो, स्टार्स बहुत दूर होते हैं, हिंदी में सुन लो, बना लेना इंग्लिश अपने आप, स्टार अर्थ से बहुत दूर होते हैं और हमें वो एक डॉट की तरह नजर आते हैं। जब स्टार लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो उसकी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो जाती है, मतलब बेंडिंग हो जाती है, हमारी आंख बेंडिंग देख नहीं सकती, वो सीधी डायरेक्शन में देखती है, जिस कारण स्टार हमें अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर नजर आता है। बस इतना ही करना है, अब आप याद कर लेना, नोट्स बना लेना बच्चों अच्छे से।